ये बताओ लास्ट लेक्चर में पढ़ाए कहाँ तक थे? सबसे आखिरी में क्या हुआ था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें 3 मेन फैक्टर थे। एक टेम्परेचर था, एक पीएच था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और आखिरी में था कोई भी केमिकल जो एंजाइम से क्या करे, बाइंड कर जाए। तो इसमें सबसे पहले टेम्परेचर और पीएच में केवल 2 सवाल थे। क्या किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होती है? यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करो या ऑप्टिमम से टेम्परेचर ज़्यादा करो तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती थी। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जब लो टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम टेम्परली इनएक्टिव हो जाता है, और जो हाई टेम्परेचर है वो प्रोटीन को डीनेचर कर देता था। बात खत्म। सबस्ट्रेट में भी तो 3 क्वेश्चन थे। पहला ये था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, पहली बात। लेकिन बढ़ते 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 कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम के बाद एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती है। क्यों? तो उसके 3 एक्सप्लेनेशन दिए थे। पहला ये था कि एंजाइम का नंबर सबस्ट्रेट से कम हो गया है, एक ऑप्शन था। दूसरा, सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए हैं। तीसरा, कोई भी फ्री एंजाइम अवेलेबल नहीं है बाइंडिंग के लिए। तीनों में से कुछ भी मिल जाएगा वो सही होगा। फिर आया था तीसरा फैक्ट, वो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम से बाइंड कर जाए और उसकी एक्टिविटी शट ऑफ कर दे, तो उसको कहते थे इनहिबिटर, और फिनोमेना को इनहिबिशन। इनहिबिटर 2 कैटेगरी के थे। कौन कौन से? कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। इनहिबिटर में जो क्वेश्चन थे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर था वो सबस्ट्रेट के जैसा था, इसी नाते वो सबस्ट्रेट से क्या करता है? कंपटीशन करता है। किसके लिए? एंजाइम से बाइंड करने के लिए। कौन जीत जाता है? इनहिबिटर। तो कौन हार जाता है? सबस्ट्रेट। तो क्या सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या एक्टिविटी होगी? नहीं होगी। लेकिन एक और बात बताई थी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अगर इफेक्ट हटाना चाहते हो तो क्या करो? तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इफेक्ट हट जाएगा। फिर आया था नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में ये था कि उसका जो शेप साइज स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट जैसा नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा? नहीं करेगा। तो फिर करेगा क्या? वो एंजाइम से बाइंड करके एंजाइम का स्ट्रक्चर ही बदल देता। एंजाइम का स्ट्रक्चर ही बदल देता है। अब उसकी एक्टिव साइट बदल जाएगी तो क्या सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा? नहीं। तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। इसका एग्जाम्पल दोनों का अलग अलग था। कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल कौन था? तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर कौन था? माइलोनेट। और सबस्ट्रेट कौन था? सक्सिनेट। तो फ्यूमेरेट क्या था? प्रोडक्ट। 4 क्वेश्चन बता दो। एंजाइम कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बोल नहीं रहे हो? कौन सा? और सबस्ट्रेट सक्सिनेट, और इनहिबिटर और प्रोडक्ट फ्यूमेरेट। ये चारों याद रखिएगा। इस प्रकार के इनहिबिटर का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन में करते हैं। क्या? एज ए एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक। फिर इधर एक और एग्जाम्पल था, नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल दिया था साइनाइड।
कौन सा एंजाइम था? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। चलिए आज का इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इस बार एक क्वेश्चन इस हेडिंग से आया है और पहली बार आया है। इससे पहले एक बार रीनीट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो शायद गुजरात वाला जो रीनीट हुआ था या कहीं का रीनीट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन इसका आया था। तो इस बार एक क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है कोफैक्टर। इस बार इस हेडिंग से 2 सवाल आए हैं। तो हेडिंग से 2 आए हैं, कहाँ चैप्टर से 2 आते हैं, ये हेडिंग से ही 2 आ गए हैं। तो दोनों हेडिंग इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो पहले कुछ समझ लेते हैं फिर बताते हैं। अभी लिखो नहीं, जरा सुन लो फिर लिख लेना, ठीक है। जरा देखो इधर, अगर हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो दुनिया में हजारों एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि एंजाइम को 6 क्लास में बांट दिया है। 6 क्या हैं? क्लास हैं। और क्लास को लगभग 4 थे 13 सब क्लास में बांट दिया है। इसके आगे का लिखा नहीं है, इसके आगे का हम बता रहे हैं। इस आगे होता है सब क्लास भी होता है, मतलब क्लास होता है फिर सब क्लास होता है और सब क्लास भी होता है। एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, एग्जामिनर की नजर जिस दिन पड़ेगी उसी दिन पूछ लेगा। क्या? किसी एंजाइम का जो नाम है उसमें लिखा है 4 क्या 4 वर्ड्स या 4 नंबर होंगे। इसमें 4 नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मान लेते हैं हमने लिख दिया 2172 या 2173, ये मैंने एंजाइम का नंबर लिख दिया है। ये वास्तव में एंजाइम की पहचान होती है। यदि आप एमबीबीएस किए, आगे आप मान लीजिए रिसर्च में गए, बायोटेक्नोलॉजी वाले में गए, तो वहाँ आपको अलग अलग एंजाइम का नाम इस तरीके से याद रखना होता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया ऐसे है कि जो नेम है उसमें क्या होते हैं, 4 नंबर होते हैं। तो ये जो 4 नंबर हैं ये कुछ ना कुछ बताते हैं। तो देखो क्या बताते हैं कि जो पहला नंबर है वो क्लास बताता है। जैसे कितने क्लास हैं? 6 क्लास है। फिर जो दूसरा नंबर है वो सब क्लास बताता है। जो तीसरा नंबर है वो सब क्लास बताता है। और ये आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाइड, इससे बिल्कुल विशेष एंजाइम पहचाना जाता है उसके अपने नंबर से। जैसे इधर देखो, यहाँ जो पहला नंबर है क्या है? क्लास। दूसरा क्या है? सब क्लास। तीसरा और चौथा उसका आइडेंटिफाइड नंबर होता है। ये बताओ कुल कितने क्लास हैं? 6 क्लास हैं। तो किसी एंजाइम का नाम ये हो सकता है, किसी एंजाइम का ये नाम हो सकता है, ये नाम नहीं हो सकता। क्यों? आगे जो पहली संख्या है वो या तो आप क्या लिखोगे 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। क्या नहीं लिख सकते हो? 7 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि क्लास कितने हैं? 6 ही तो क्लास हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। फिर से समझ लेते हैं, कितने क्लास हैं? 6 क्लास। हर क्लास में क्या मिलेंगे? 4 से 13 सब क्लास, उसके अंदर सब क्लास, ठीक। जब किसी का नाम लिखेंगे तो
4 नंबर डिजिट देते हैं, जो 4 नंबर देते हैं उसमें पहला नंबर क्लास, दूसरा नंबर सब क्लास, तीसरा सब क्लास और चौथा उसका आइडेंटिफाइड नंबर होता है। ठीक, जैसे कितने क्लास है जरा बताओ बेटा? 6 क्लास। कोई बताएगा कौन कौन से क्लास हैं? तो ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में जिस क्रम में क्लास दिए हैं वो क्रम नहीं चेंज कर सकते हो। क्यों? वो उनका क्लास है। पहला क्लास बताओ, पहला क्लास बताओ। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा क्लास ट्रांसफिरेज। तीसरा क्लास हाइड्रोलेज। चौथा क्लास लाइएज। पांचवा क्लास आइसोमेरेज। और छठा क्लास लाइगेज। जरा बताओ ये एंजाइम किस क्लास का है? ये एंजाइम किस क्लास का है? तो कहो कि ये ट्रांसफिरेज का पहले सब क्लास का 7वें सब क्लास एक स्पेसिफिक क्या है? एंजाइम है। तो ध्यान से सुने, एनसीईआरटी में लिखा है, एग्जामिनर की सिर्फ नजर पड़ने की देर है। किसी भी एंजाइम का नाम कैसे लिखोगे? तो कहोगे 4 नंबर डिजिट में लिखेंगे। 4 नंबर डिजिट में पहला नंबर क्लास का, दूसरा सब क्लास, तीसरा सब क्लास और चौथा उसका आइडेंटिफाइड नंबर होगा। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा, कितने क्लास हैं? 6 क्लास हैं। क्लास का सीक्वेंस नहीं बदल सकते हो, क्लास का सीक्वेंस नहीं बदल सकते हो। जैसे यहां लिखा है 2, इसका मतलब है ये किस क्लास का है? अच्छा, जैसे ये लिखा होता 4 3 1 2 तो क्या बताते? तो ये किस क्लास का होता? तो ये लाइएज क्लास का होता। तो कभी इसको आप ऊपर नीचे करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं दिखाई पड़, इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ाएं आगे, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। चलिए, पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। मतलब देखो क्या है, ऐसा कोई भी एंजाइम जो ऑक्सीडो रिडक्शन कराए। अब ऑक्सीडो रिडक्शन का मतलब क्या है? एक का ऑक्सीडेशन कराए और एक का रिडक्शन। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि एस एक कोई सबस्ट्रेट है जो कि रिड्यूस्ड है और एक एस डैश सबस्ट्रेट है जो कि ऑक्सीडाइज्ड है। अब यहां लगेगा एंजाइम, तो जब एंजाइम लगेगा तो जो रिड्यूस है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड था वो क्या हो जाएगा?
रिड्यूस, लिख लीजिए, इतना ही लिखना है। इसी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजिनेज। तो घटना को डिहाइड्रोजिनेशन भी तो कहेंगे, घटना को डिहाइड्रोजिनेशन। दूसरा एंजाइम है ट्रांसफिरेज। नाम ही से पता चल रहा है, ऐसा कोई भी एंजाइम जो क्या करे? ट्रांसफर करे, किसका? ग्रुप का। बस रुक जाओ, लिखो नहीं, ये लिख डाला वहां तक हो गया। अब लिखो नहीं, देखो किस ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, तो कहोगे सबका करेगा, बस किसको छोड़ के? हाइड्रोजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन हाइड्रोजन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे S के साथ एक ग्रुप लगा है G, साथ में ये S डैश हो गया, ये रिएक्शन हुई तो यहाँ क्या लगा? एंजाइम लगा। तो जो ये ग्रुप है वो यहाँ से हट गया, S से हट गया, किसके पास चला गया? S डैश के पास आया। तो ग्रुप यहाँ से यहाँ क्या हो गया है? ट्रांसफर हो गया। नाम क्या? ट्रांसफरेज। इसके ऊपर लिख दो नीट 2025, इसी साल आया। लिखो। तीसरा एंजाइम है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है। तो जो ब्रेकडाउन करे किसका? बांड का। तो ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करे या ब्रेकडाउन करे किसका? बॉन्ड। अब रुक जाओ, अभी जो पिछली बार जो रीनीट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाइड्रोलेज कौन कौन से बांड तोड़ता है? तो बताओ कौन कौन से बांड तोड़ता है, तो जरा बताओ। तो एनसीईआरटी में लिखा है ईस्टर बांड, ईथर बांड, पेप्टाइड बांड और ग्लाइकोसिटिक बांड और कार्बन 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 बांड, कार्बन कार्बन बांड, कार्बन हाइलाइड बांड और फास्फोरस नाइट्रोजन बांड। अब ध्यान से सुनिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही याद रखोगे। जानते हो क्या करेगा? 4 बांड के नाम लिख देगा और पूछेगा कौन सा बांड इससे नहीं टूटता है। हमें क्या पता कौन सा नहीं टूटता है? जो टूटते वो सामने लिखे हैं। कौन कौन से? कार्बन कार्बन, इसी टाइप के ऑप्शन थे, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे ऑप्शन बना रखा था। तो कौन कौन सा? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइलाइड और फास्फोरस नाइट्रोजन। लिखो।
बढ़े आगे। कौन कौन सा बॉन्ड? कार्बन 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 हाइलाइड, जो लिखा है वो याद रखोगे, जो नहीं लिखा वो नहीं याद रखोगे। कार्बन 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 हाइलाइड और फास्फोरस नाइट्रोजन। बढ़े आगे। चौथा बताओ बेटा कौन सा है? ध्यान सुनना, ये वो एंजाइम है, अभी लिखो नहीं, सुन लो, जो रिमूव करेगा किसका ग्रुप। ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बाद जो वो महत्वपूर्ण है। ये भी ग्रुप को रिमूव करेगा, बस कैसे? मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ग्रुप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। एक साथ और दूसरी बात है, लीव डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड ना मिले ना तो ये आंसर मिल सकता है, मेक रिंग। ये रिंग भी बना देता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये दिया एनसीईआरटी में, कार्बन दिया है, कार्बन दिया है, इसके ऊपर एक्स ग्रुप है, इसके ऊपर वाई ग्रुप है, और देखो कैसे क्या हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच तो बन जाएगा क्या? डबल बॉन्ड, और साथ में क्या बन जाएगा? एक्स और वाई। ऐसा एंजाइम बताओ जो डबल बॉन्ड बनवाएगा। ऐसा एंजाइम बताओ जो डबल बॉन्ड बनवाएगा और ग्रुप को भी क्या करेगा? रिमूव करेगा। उसका नाम क्या? लाइएज। लिखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये टिक कर लीजिए, क्योंकि अब रास्ता खुल गया है। एक सवाल आ चुका है तो अब कुछ ना कुछ आते रहेगा। अगला क्लास कौन सा है? आइसोमेरेज। नाम ही से पता चल रहा है क्या? ऐसा कोई भी एंजाइम जो इंटर कन्वर्जन करे, ऑफ आइसोमर। अब बस आइसोमर बताओ कौन कौन से हैं। तो या तो कौन सा होगा? ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल। लिखो, इंटर कन्वर्जन किसका करना है? आइसोमर। और आइसोमर कौन से? जरा बताओ कि आइसोमेरेज एंजाइम का एग्जाम्पल याद है कोई आपको? कौन सा? आइसोमेरेज का कोई एंजाइम बता दो भैया। दो एंजाइम आप पढ़े हो हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, कौन सा एंजाइम लगता है? यही आइसोमेरेज एंजाइम लगता है। और एक क्रेब साइकिल में भी हम लोग पढ़े हैं, क्रेब साइकिल में भी एक आइसोमर बनता है। हाँ, वेरियोसाइड, वहाँ भी एक एंजाइम बनता है, वो आइसोमर बनता है। तो दो जगह हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आइसोमेरेज एंजाइम। तो आइसोमेरेज का मतलब इंटर कन्वर्जन करना किसका? आइसोमर का। और सबसे आखिरी बेटा बताओ कौन सा है? लाइगेज। लाइगेज का मतलब क्या है?
ये वो एंजाइम है जो ज्वाइन करेगा क्या, दो कंपाउंड जोड़ेगा। अब दो कंपाउंड जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ेगा ना, तो बाई लिंकिंग। बस बांड बता दो कौन सा है, ध्यान से सुनिए, बांड ही पूछेगा अगले एग्जाम में। तो कौन कौन सा बांड दिया है, तो बांड दिया है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन है ना, और फास्फोरस ऑक्सीजन। बांड ना भूलिएगा, बांड ही पूछेगा अगली बार। कौन कौन से, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन या फास्फोरस ऑक्सीजन, जो दिया है वो याद रखोगे। लिख लिया? अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लोगे कि कौन सा सवाल आ सकता है। तो देखो क्या क्या है, बढ़ाएं बढ़ाएं बेटा, हाँ लिख लो, जल्दी नहीं है। देखो और देखो पीछे, एंजाइम में कुल कितने क्लास, और किसी एक क्लास में सब क्लास कितने, 4 से 13, और उसमें क्या, सब क्लास। किसी एंजाइम के नाम में कितने डिजिट, 4 डिजिट नंबर रखा जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक लिख दिया है 2173, इसका मतलब क्या है कि ये दूसरे क्लास का है, क्लास के पहले सब क्लास का है, 7वें सब क्लास का है, और ये इसका आइडेंटिफाइड नंबर होता है। ठीक है, कितने क्लास हैं, 6 क्लास हैं। तो बताओ ये किस क्लास का एंजाइम है, तो ये ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम है। ये सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस चेंज करोगे नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखो पहला क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्शन कराएगा। कैसे, एक सबस्ट्रेट जो रिड्यूस था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज था वो क्या हो गया, रिड्यूस। दूसरा क्या है, ट्रांसफरेज, एंजाइम जो ट्रांसफर करे किसका, ग्रुप। बस ये याद रखिएगा, किसको छोड़ के, अदर देन हाइड्रोजन। जैसे इस ग्रुप के साथ क्या था, जी लगा था, इसके साथ नहीं था, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये खाली हो गया, ग्रुप इसके पास पहुंच गया। हाइड्रोलेज, एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करे, या बस किसका तोड़ोगे, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन। अगला है लाइएज, ऐसा एंजाइम जो क्या करे, ग्रुप को रिमूव करे, लेकिन क्या लिखा है, मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, और क्या बना दे, डबल बॉन्ड, नहीं तो रिंग बना देगा। जैसे इन कार्बन कार्बन के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये दोनों ग्रुप जुड़ गए। फिर आता है आइसोमेरेज, नाम ही से पता चल रहा है, जो आइसोमर का इंटर कन्वर्जन करे उसका नाम क्या होगा, आइसोमेरेज। कौन कौन से हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। और सबसे आखिरी ये है लाइगेज, का मतलब ज्वाइन करना है, लाइगेज का मतलब ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने में कोई ना कोई बांड बनाना पड़ेगा, तो किसके बीच बनाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की नज़र पड़ने की देर है बस केवल, जैसे ही नज़र पड़ेगी वैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कौन सा, तो कहोगे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन या फास्फोरस ऑक्सीजन। जो रीनीट हुआ था उसमें बांड ही पूछा गया था। ठीक है, एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट से पढ़ लो। पढ़ लो, रिवीजन का खेल है केवल, बस आपको रिवाइज करना है।
आपके पास एनसीईआरटी नोट जो भी है उसे पढ़ लो। और आराम से सोच के बताएंगे। हाइड्रोलेज में कौन कौन से बांड हैं और लाइगेज में कौन कौन से बांड हैं? तो यहाँ कार्बन कार्बन, कार्बन हाइलाइट और फास्फोरस नाइट्रोजन, और यहाँ तो अगर ये क्वेश्चन पूछे और ये ऑप्शन दे तो गलत हो जाएगा। यही हुआ था, रीनीट में था क्वेश्चन। हाइड्रोलेज में कौन कौन सा बांड तोड़ोगे? कौन कौन सा? कि ये तोड़ोगे? ये तो जोड़ेंगे ना। चलिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हेडिंग डालिए को फैक्टर। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, ठीक है। यहाँ एसर्शन रीजन भी क्वेश्चन बनता है, पहले समझेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग डालिए को फैक्टर। अभी लिखना नहीं, केवल सुनना, पहले समझ लो फिर लिखने का टाइम देंगे, है ना। देखो क्या है, देखिए दुनिया में एंजाइम दो कैटेगरी के होते हैं। एक एंजाइम होता है सिंपल एंजाइम और एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अभी लिखो नहीं, समझ लो। एनसीईआरटी ने तो सीधे बताना शुरू कर दिया है। सिंपल एंजाइम का मतलब होता है ऐसा कोई भी एंजाइम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाए, केवल प्रोटीन पाई जाए, और ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाए। जिस एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन, उसका नाम सिंपल, और जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन, उसका नाम कॉन्जुगेटेड। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसी नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम कोफैक्टर है। अच्छा, इसका नाम कोफैक्टर क्यों पड़ा है? को का मतलब होता है साथ, साथी, और फैक्टर का मतलब होता है एंजाइम। जो एंजाइम का साथी हो उसका नाम क्या कहोगे? कोफैक्टर कहोगे। तो एंजाइम का किस मामले में साथी है बताओ? किस मामले में साथी है बता दो बस। तो ध्यान से सुनिएगा, जब कोफैक्टर किससे बाइंड करता है? किससे बाइंड करेगा? एंजाइम से बाइंड करेगा। तो इस एंजाइम को जानते हो क्या करेगा? कैटालिटिकली एक्टिव। क्या कर देगा? कैटालिटिकली एक्टिव। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव करता है? तो कहा ऐसा करते हैं, जिस एंजाइम में कोफैक्टर लगा हो उस एंजाइम से कोफैक्टर हटा देते हैं, फिर उसका काम देखते हैं। तो यदि कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए, रिमूव फ्रॉम एंजाइम, तो क्या हो जाएगा? कैटालिटिक एक्टिविटी क्या कर जाएगी?
लॉस कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कोफैक्टर क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, एंजाइम एक्टिविटी में। ये सब एसर्शन रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लिखा हो एसर्शन कि रिमूवल ऑफ कोफैक्टर फ्रॉम एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस, ये एसर्शन है, तो रीजन कौन सा है? तो ये रीजन लिखा है, क्योंकि लिखा है कि कोफैक्टर का क्या है, क्रूशियल रोल है किसमें, एंजाइम एक्टिविटी। अगर ये एसर्शन आ जाए तो ये रीजन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये एसर्शन है, ये क्या है, रीजन है, लेकिन अगर उल्टा भी कर देगा तो भी काम चल जाएगा। फिर से सुनते हैं। एंजाइम सिंपल भी होता है, कॉन्जुगेटेड। ऐसा एंजाइम जिसमें क्या हो, केवल प्रोटीन पार्ट हो, उसका काम सिंपल, और जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ क्या हो, कॉन्जुगेटेड, उस प्रोटीन पार्ट के साथ क्या हो, नॉन प्रोटीन, उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड। तो जो नॉन प्रोटीन है उसका नाम, तो प्रोटीन वाले का नाम क्या कहोगे भैया, तो प्रोटीन वाले का नाम क्या नाम होगा, तो आंसर देंगे एपो एंजाइम। वो इसी साल 2025 में पूछा है। अगर नॉन प्रोटीन वाले का नाम कोफैक्टर है तो प्रोटीन वाले का नाम क्या होगा, एपो एंजाइम। तो ऐसा नहीं होगा, इधर देखो, इसका मतलब ये होगा कि यदि एपो एंजाइम ले लो और इसमें क्या जोड़ दो, कोफैक्टर जोड़ दो, तो क्या बनेगा, बनेगा क्या, तो बनेगा होलो एंजाइम। क्या बनेगा, होलो एंजाइम, या इसी को कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। आराम से ये बताओ, कोई होलो एंजाइम का नाम जानते हो, कोई होलो एंजाइम का नाम जानते हो, किसी होलो एंजाइम का नाम जानते हो? तो बहुत बढ़िया नाम है, आरएनए पॉलीमरेज का नाम सुने हो? आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का होलो एंजाइम है, क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ कुछ ना कुछ क्या करता है, जुड़ता है। कभी सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, कभी रो फैक्टर जुड़ता है, कभी कुछ जुड़ता है, कभी कुछ जुड़ता है। तो ऐसा कोई भी एंजाइम जो किसी के जुड़ने से या किसी के ना जुड़ने से काम करे, इसका मतलब वो क्या है, वो है होलो एंजाइम। जैसे एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम। फिर से सुन लेते हैं। कोफैक्टर का क्या है, तो जब ये बाइंड करेगा किससे, एंजाइम से, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव की इनएक्टिव, एक्टिव हो जाएगा। अगर इसको रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो कोफैक्टर है उनका क्रूशियल रोल है किसमें, एंजाइम की एक्टिविटी। लिखो इतना। अब हमको ये देखना है कि कोफैक्टर कितने प्रकार के हैं। तो कोफैक्टर 3 प्रकार के हैं। एक का नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे का नाम कोएंजाइम, और तीसरा मेटल आयन। तो पहला पढ़ेंगे, पहला कौन सा है, सुन लीजिए, लिखिए नहीं, देख लीजिए पहले। 4 क्वेश्चन है प्रोस्थेटिक ग्रुप में, जिसमें से 2 पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल ये बताओ, प्रोस्थेटिक ग्रुप जब बाइंड करता है एंजाइम से तो किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? तो ये नॉन प्रोटीन है कि प्रोटीन, प्रोटीन है। ये क्या है, नॉन प्रोटीन है, लेकिन नॉन प्रोटीन में भी तो दुनिया में बहुत कुछ है। तो ये क्या है, तो कहोगे ऑर्गेनिक है। अभी लिखिएगा नहीं। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल, ये किससे बाइंड करेगा,
एंजाइम, रुक जाओ बस, इधर देखिए, मान लेते हैं ये प्रोटीन पार्ट है और मान लेते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो जोड़ दीजिए। अब सवाल है कि कैसे जुड़ेंगे, तो दो ऑप्शन है यहाँ पर। एक ऑप्शन है कि जब काम है तब जुड़ जाइए और जब काम ना हो तब हट जाइए, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएंगे तो टाइटली बाउंड होंगे। तो बाइंड टू एंजाइम कैसे, टाइटली बाउंड टू एंजाइम, कितना टाइटली बाउंड हो जाएंगे, इतना टाइटली बाउंड हो जाएंगे कि पार्ट हो जाएंगे, बिकम पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, एग्जाम्पल है हीम। क्या है, तो कहोगे प्रोस्थेटिक ग्रुप है। किस एंजाइम का, इसी साल पूछा है। एंजाइम का नाम बताओ भैया, है पर ऑक्सीडेज और कौन सा, और कौन सा, कैटालेज। इसी साल 2025 में आया, इसी साल 2025 में आया है कि हीम किस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये नहीं, ये ऑप्शन में था, कौन सा, परऑक्सीडेज। एक और क्वेश्चन, हीम किसका पार्ट हो जाता है, एक्टिव साइट का। ये डायग्राम से समझ में आएगा, इधर देखो जरा, इतना हिस्सा मान लेते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये पूरा क्या है, एंजाइम। तो देखो ये जो जगह है, ये क्या है, एक्टिव साइट है। ये क्या है, हीम है, और ये क्या है, एंजाइम। तो ये अच्छा सवाल है, कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो एक्टिव साइट का हिस्सा हो जाता है। तो या तो आंसर क्या मिलेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, नहीं तो आंसर क्या मिल जाएगा, हीम। हीम में दो क्वेश्चन, ये किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एंजाइम, कौन सा, और कौन सा, कैटालेज। और ये क्या बना लेता है, एक्टिव साइट का पार्ट। एक क्वेश्चन और है, ये दोनों एंजाइम करते क्या हैं, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, तो ये तोड़ देते हैं, हाइड्रोलिसिस। किसका, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन। तो वाटर और ऑक्सीजन में कौन तोड़ देगा, आंसर देंगे क्या, पर ऑक्सीडेज, साथ में कौन सा लगेगा, कैटालेज। दो क्वेश्चन, कैटालेज इस बार पूछा है तो ये भी तो पूछेगा, पलट के बताओ परऑक्सीडेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है। तो आंसर क्या देंगे, हीम। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ना पूछे तो ये भी तो पूछ सकता है, आराम से सोच के बताइएगा, पर ऑक्सीडेज एंजाइम का कोफैक्टर कौन है। तो कोफैक्टर भी तो हीम ही है, नहीं समझ में आई बात। अगर क्वेश्चन पूछेगा पर ऑक्सीडेज एंजाइम या कैटालेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप बताओ, तो तुरंत क्या बता दोगे, हीम बता दोगे। लेकिन अगर ये जगह ये पूछ ले तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हीम कोफैक्टर है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो दोनों है, वे कोफैक्टर भी है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है। हाँ मेनली ये क्या है, मेनली क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये आया हुआ सवाल है, हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, किसका, एंजाइम, कौन सा, परऑक्सीडेज और कौन सा, कैटालेज। करते क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देते हैं, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ये किसका पार्ट हो जाता है, एक्टिव साइट का। ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये हीम आया है। अब ये जो जगह खाली है यही क्या है, एक्टिव साइट। लिखो टाइटली बाउंड है कि लूजली,
टाइटली बाउंड है कि लूजली? तो लूजली बाउंड कौन है? इसके बाद वाला अभी पढ़ेंगे, वो लूजली बाउंड है। हाँ, कोएंजाइम। बढ़े बेटा आगे देखो। कोएंजाइम, पहला सवाल क्या है? तो कोएंजाइम भी एक प्रकार का कोफैक्टर है। अभी लिखो नहीं, ये क्या है? टाइप ऑफ कोफैक्टर है। क्या खास बात है इसकी? तो खास बात सुन लीजिए, ये भी ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होगा, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। बस फर्क ये है कि ये परमानेंट एंजाइम से बाइंड नहीं होता है। परमानेंट बाइंड कौन होता है? इससे पहले वाला। तो ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बाइंड टू एंजाइम। बस यही सवाल है। तो आंसर देंगे ट्रांजिएंट बाइंड। ट्रांजिएंट बाइंड का मतलब थोड़ी देर के लिए। तो बाइंड टू एंजाइम कब? व्हेन कैटालिटिक एक्टिविटी। जब कैटालिटिक एक्टिविटी होनी होगी तो एंजाइम से जुड़ जाएगा। जैसे आरएनए पॉलीमरेज में कभी सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, फिर कभी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो बताओ वो को एंजाइम है कि को फैक्टर है? वो को एंजाइम है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है? तो अगर अलग हो गया तो क्या है? को एंजाइम है। और अगर अलग नहीं हुआ तो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। देखो, अच्छा क्वेश्चन और बताओ, ये है एपो एंजाइम और इसमें मौके पे क्या जुड़ गया? को एंजाइम। बताओ क्या बनेगा? ये आया हुआ सवाल है, क्या बनेगा? तो आंसर देंगे होलो एंजाइम। क्या बनेगा? होलो एंजाइम। एक और क्वेश्चन बता दो, जो को एंजाइम हैं वो बनते किसके हैं? को एंजाइम मेड अप ऑफ, या इसका इसेंशियल कंपोनेंट क्या है? को एंजाइम किसके बने होते हैं भैया, बताओगे?
तो इसका एसेंशियल कंपोनेंट है विटामिन। क्या है? विटामिन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल बताओ। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, NAD फुल फॉर्म बताओगे? बोल दो भाई, ऐसे ना बोलो। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, एक ये भी तो है, ये इसका फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अच्छा, इसका नाम फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसका नाम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इन दोनों को एंजाइम, इन दोनों को एंजाइम का कंपोनेंट क्या है? तो कहोगे नियासिन विटामिन। और इन दोनों को एंजाइम का कंपोनेंट कौन है? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। राइबोफ्लेविन विटामिन। ये बेटा है कौन सी? ये B3 है, और ये कौन सी है? B2। ये नहीं दिया है, ये दिया है। एक क्वेश्चन आपकी तरफ है पिछले साल का, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमको एक कोई एंजाइम बता दो जिसका ये कोई एंजाइम हो। NAD एक्ट एज कोएंजाइम फॉर व्हिच एंजाइम? हिंदी में कौन सा एंजाइम है जिसका कोएंजाइम NAD है? वो आपको पता है, बस याद नहीं है। कौन सा एंजाइम है जिसका कोएंजाइम NAD है? NAD क्या है? कोएंजाइम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। किसी एंजाइम का ही तो होगा, और वो एंजाइम आप पढ़ चुके हो, बस याद नहीं है। थोड़ा बहुत याद करते हैं। चलो अच्छा, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से क्या बनाया? पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड से क्या बनाया था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंजाइम कौन सा लगा था वहां? अरे एनसीईआरटी है, पलट के देख लो कौन सा एंजाइम है, वहीं कोएंजाइम भी लिखा है। दो नाम लिखे हैं वहां, दो दो कोएंजाइम लिखे हैं वहां, दो कोएंजाइम लिखे, देख लो पलट के। पहले एंजाइम का नाम बताओ। अभी ढूंढने नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को, कहां कौन से चैप्टर में ढूंढे हैं, और किताब के चिथड़े बना दिए हो हैं? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है हैं? कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके दो कोएंजाइम है, कौन से? एक है कोएंजाइम ए, और दूसरा यही है NAD। देख लो, यही लाइन लिखी हुई है। तो काम की बात यहां लिख लेते हैं नोट करके। बताओ, NAD कोएंजाइम है फार, कौन सा एंजाइम था? कौन सा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तुमको क्या लगता है एग्जामिनर उतना ही पूछेगा जितना तुम चाहते हो? ऐसा नहीं है। ये क्या है? कोएंजाइम, सबको पता है। तो ये नहीं पूछेगा कि भैया NAD किस एंजाइम का कोएंजाइम है, तो किस एंजाइम का? तो कम से कम जो आपके सिलेबस में वो तो याद रखो, कौन सा एंजाइम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लिखो। बड़े बेटा,
लिख लो लिख लो। देखो शार्ट नोट्स बनाया करो घर में, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ लिया करो तो उसका एक शार्ट नोट्स घर में बनाने का प्रयास किया करो। भले ही वो शार्ट नोट्स दोबारा पढ़ने का नंबर ना आए, लेकिन जब बनाओगे ना तभी वो परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगा। जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उनके पास शार्ट नोट्स जरूर होता है, तो शार्ट नोट्स बनाओ जरूर, चाहे फिर पूरा लिख डालो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन बनाओ, ठीक है। बढ़े बेटा आगे। चलिए, मेटल आयन। पहला सवाल है कि मेटल आयन भी काम करते हैं कैसे। एक्ट एज क्या, कोफैक्टर। बस दो क्वेश्चन याद रखना है, मेटल आयन बनाते क्या हैं, तो याद रखेंगे कौन सा बांड, कोऑर्डिनेशन बांड। किससे बनाते हैं, विद साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ये कोऑर्डिनेशन बांड किससे बना रहे हैं, एंजाइम से। एंजाइम में कहाँ बना रहे हैं, एक्टिव साइट में कहाँ बना रहे हैं, साइड चेन। और क्या बनाते हैं, फिर वही कोऑर्डिनेशन बांड विद सबस्ट्रेट, ठीक है। फिर एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे। एग्जाम्पल है जिंक। जिंक क्या है, तो कहोगे कोफैक्टर है फॉर एंजाइम। कौन सा, नाम बताओ, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। लिखो। बताओ साइड चेन से बांड बनाते हैं कि मेन चेन से, साइड चेन। एक्टिव साइट की इनएक्टिव साइट, एक्टिव साइट। एंजाइम का कि सबस्ट्रेट का, एंजाइम का। बाद में फिर से बनाएगा किससे, सबस्ट्रेट से भी। यहां नंबर भी दिया है कितना, या तो एक या तो एक से ज्यादा। ये आया हुआ सवाल है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम, एक एक लाइन है केवल।
देखो थोड़ा बहुत तो एनसीईआरटी के अगल बगल देखते चलो, 4-5 क्वेश्चन तो इस बार भी आ गए थे। देखो यहां तक लिख लिया, वहां तक कार्बोक्सी तक। इधर देखो जरा, जैसे मान लेते हैं ये कोई सेल है, ध्यान से सुनना, और इसने कोई एंजाइम बनाया, ठीक, ये एंजाइम इस सेल के अंदर ही यूज हो, बाहर ना निकले। बहुत सारे एंजाइम सेल के अंदर ही होते हैं, जितने एंजाइम अंदर यूज होंगे उनको सबको क्या कहोगे, एंडो एंजाइम। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एंजाइम बाहर निकल आए और बाहर जाकर के कहीं और काम करे, तो उसको क्या कहोगे, एक्सो। तो जितने सेल के बाहर वाले होते हैं वो सब एक्सो, और जितने सेल के अंदर काम करेंगे वो एंडो। तो ये कहाँ फंक्शन करेगा, फंक्शन, और ये फंक्शन यहां मतलब समझ लो, जहां बने वही काम आए, जहां बने वही काम आए तो क्या कहोगे, एंडो। और बने किसी सेल के अंदर और निकल के कहीं जाएं तो क्या हो जाएंगे, एक्सो। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन एक आया हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है। बढ़ा लो, बढ़ा लो, और एक बार नोट से पूरा को फैक्टर पढ़ डालो, फिर एनसीईआरटी से भी हम अंडरलाइन करवाते हैं। चलो भैया जरा देखो, पहली लाइन, एंजाइम में क्या पाए जाएंगे, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन। ये लाइन एनसीईआरटी नहीं है। सिंपल एंजाइम में क्या पाया जाएगा, केवल प्रोटीन पार्ट। लेकिन कॉन्जुगेटेड में क्या पाया जाएगा, तो कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन के साथ क्या मिलेगा, नॉन प्रोटीन, और नॉन प्रोटीन वाले को कोफैक्टर कहते हैं। इफ एंजाइम है क्या, कोफैक्टर, अगर किसी में कोफैक्टर है तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको कहोगे क्या, इसी साल पूछा गया। तो एपो एंजाइम में क्या जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम बन जाएगा। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीनेसियस है, किससे बाइंड करेगा, एंजाइम से। उससे एंजाइम को क्या कर देगा, क्या कर देगा, एग्जामिनर जानते हो क्या करेगा, यहां इस जगह सिर्फ इन लगाएगा बस, इनएक्टिव, सही है। मेक एंजाइम कैटालिटिकली, मतलब यहां से लाइन आएगा, यहां से, और तुम पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ते पढ़ते यहां तक आओगे, यहां तक आओगे, यहां तक कहोगे आगे ठीक है लिखा होगा, और यहीं से लौट जाओगे और यहां चेंज किया होगा क्या, इनएक्टिव। कैटालिटिक एक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कब, कोफैक्टर को क्या कर दिया जाए, रिमूव। इससे क्या सिद्ध होता है, तो जहां सिद्ध होता है वहां एसर्शन रीजन नहीं बनेगा। सिद्ध होने का मतलब वहां एसर्शन रीजन बनेगा क्या, कि कोफैक्टर प्ले कौन सा रोल, क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम आर 3 टाइप, कौन से, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल। अभी ये क्वेश्चन देखना बहुत बढ़िया। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अलग है,
ये क्या है? डिस्टिंग्विश का मतलब अलग है। किससे? बाकी को फैक्टर से। किस मामले में? टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। ध्यान से सुनना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड हो गया तो तुरंत उसका नाम, और अगर टाइटली बाउंड नहीं हुआ तो तुरंत उसका नाम क्या हो जाएगा? कोएंजाइम हो जाएगा। जैसे एंजाइम कौन सा? पेरोक्सिडेज। और कौन सा? इन सब के लिए हीम क्या है? जबकि हीम बनाता क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। पेरोक्सिडेज और कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेंगे किसमें? वाटर और ऑक्सीजन। कोएंजाइम भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन एसोसिएशन विद एपो एंजाइम क्या है? ये अंडरलाइन करो, क्या है? ओनली ट्रांजिएंट है। कब होता है? तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जब काम हो रहा होगा। फर्दर कोएंजाइम्स सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम। जैसे एपो एंजाइम में कोएंजाइम जोड़ोगे तो, ये आया हुआ सवाल है। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम आर, जैसे NAD और NADP में क्या मिलेगा? जबकि FAD और FMN में क्या मिलेगा? राइबोफ्लेविन। हमने सबके फुल फॉर्म लिख दिए हैं। NAD का, NADP का, FAD का और FMN का। ये टिक कर लो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। NAD प्लस एक्ट एज फॉर एंजाइम, ये बहुत बढ़िया सवाल एग्जाम में आ सकता है। फिर आओ मेटल आयन। ढेर सारे मेटल आयन हैं या ढेर सारे एंजाइम हैं जिनको क्या चाहिए? मेटल। बस ये बनाएंगे क्या? किससे बनाएंगे? कहाँ? एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव साइट। और उसी समय क्या बनाएंगे? एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बांड। किससे? जिंक क्या है? जिंक क्या है? कोफैक्टर है। किस एंजाइम का? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। हाँ, ये टिक कर लो, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। नाम कौन सा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये मैंने बॉक्स में लिख दिया। एंडो एंजाइम, ये क्या है? जो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं और काम भी कहाँ करते हैं? ये ज्यादातर होते हैं। ये कौन से हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। बनते कहाँ हैं? अंदर बनते हैं, लेकिन रिलीज हो जाते हैं आउट ऑफ सेल और आउटसाइड काम करेंगे। जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और सेलुलेज। जरा क्वेश्चन देख लो। अरे जो सबसे बढ़िया वो लगाओ। चलो 20 नंबर सवाल देखो। ये सवाल 2019 से लेके अभी तक बच्चों से गलत हो रहा है। अभी पढ़ो आराम से, जल्दी ना करना। अगर आपको लग रहा है कि अच्छे सवाल इस वाले पेपर में आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आते थे, तो ऐसा नहीं है। ऐसे सवाल आए हैं। पढ़ो इसको अच्छे से, पढ़ो, इसका आंसर सोचो। लिखा है कोएंजाइम या मेटल आयन अगर टाइटली बाउंड हो जाए किससे? एंजाइम की प्रोटीन से, तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही है। अच्छा, एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम
with its bounded prosthetic group is called apoenzyme. अगर कोई कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम है जिसमें क्या है, जिसमें उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा है, इसको एपोएंजाइम कहते हैं। अच्छा, आंसर देख लो, आंसर भी पलट लो। बढ़िया सवाल है ना? क्या आंसर दिया है? बोथ आर फॉल्स दे दिया है। देख लो, जल्दी ना करो, दूसरा तो नहीं चेक कर रहे हो आंसर। बढ़िया सवाल है। पहले में क्या गलती है? और दूसरे में? इसका आंसर किसी किसी किताब में अलग भी दिया है। क्यों? अभी तक इसका रियल आंसर फाइनल हो नहीं पाया है। कुछ बुक में ये पहला स्टेटमेंट जो इसका है ये सही मान रहे हैं, कुछ बुक में पहले स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं। क्यों? देखो कैसे मान रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे कोई एंजाइम हो, चाहे मेटल आयन है, अगर टाइटली बाउंड हुआ तो क्या मान लेंगे? प्रोस्थेटिक। तो मेटल आयन को थोड़े मान लोगे, इसको मान सकते हो। अगर ये टाइटली बाउंड हो जाए तो क्या मान लोगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप मान लोगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेटल आयन से कैसे मान लोगे? वो तो ऑर्गेनिक होना चाहिए था, मेटल आयन ऑर्गेनिक तो है नहीं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? अच्छा चलो एक और सवाल लगाओ। ये देखो, ये आया है, क्या नंबर है? 15 नंबर। बताओ कौन सा लगा दें? नीट ही का आया हुआ सवाल है। क्या एनसीईआरटी में दिया है? दिया तो है नहीं। तो होलो एंजाइम कब कहोगे? जब एपो एंजाइम में क्या जोड़ दोगे? को एंजाइम। चलो अच्छा, और देखो, ये इसी साल का है। तो आसान, इसमें क्या है? कौन सा आंसर लगा दोगे? कैटालेज। अच्छा, और ये भी इसी साल का है। हैं? तो अभी क्या लगाओगे? एपो एंजाइम। तो देखो यहां सवाल आए हैं दो। जरा एक और काम करो, एनसीईआरटी खोलो जरा। जरा समरी पढ़ो, पढ़ो भैया, समरी बहुत जरूरी है। अब सब कुछ जरूरी है, मैं कामा फुल स्टॉप सब जरूरी है। हमको सिर्फ पढ़ के ये बताओ समरी में कौन सी ऐसी लाइन है जो अंदर नहीं लिखी है, बस। हमको तो एक दिख रही है, तुमको दिखाई पड़ जाए बस।
कई लाइनें हैं जो पीछे नहीं लिखी हैं, पढ़ लो, हम बताएंगे अभी। बढ़ाएं, ऊपर करें। अभी कुछ अंडरलाइन न करो, अभी हम करवा देंगे, वो आप कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लाइनें हैं जो पीछे नहीं लिखी हैं। बढ़े बेटा, ऊपर करें। शुरू करें, पढ़ लो, जल्दी ना करो, समरी पूरी पढ़ लो, समरी बहुत काम की है। आराम से बताओ, कितने टाइप के मैक्रोमॉलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले? इतने लोग में ही दो आंसर आ गए हैं। सवाल सुन लो, कितने टाइप के मैक्रोमॉलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले? 4 कि 3? 4 वाले हाथ उठाएं। और ये क्या लिखा है? पढ़, अभी कह रहे थे पढ़ लो, समझ में नहीं आ रहा है। कितने? मेनली 3 ही, चूंकि लिपिड क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल तो था नहीं, वो तो एक्सीडेंटली आ गया था ना वहां। लिपिड क्या था? मैक्रोमॉलिक्यूल था। लिपिड वास्तव में मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं था। तो थे तो 3 ही ना, कौन कौन से दिख रहे हैं? चलो ऊपर से शुरू करते हैं, कुछ काम की लाइनें। इस पहली लाइन में कोई खास बात नहीं है, ये लाइन टिक कर लो। ये चौथी लाइन, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज हाइयर इन लिविंग सिस्टम व्हेन कंपेयर टू द इनएनिमेट मैटर। ये लाइन टिक कर लो। ये लाइन ऐसी नहीं लिखी है पीछे। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल माइक्रोवेट लिखा है, अमीनो एसिड मोनोसैकेराइड कोई खास बात नहीं लिखी है। ये लाइन टिक करो, क्योंकि लिखा जरूर है, ये नहीं लिखा है। ये कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड? 5 यहां लिखा हुआ है ना, पीछे नहीं लिखा है। समरी में अगर कोई लाइन ऐसी है जो पीछे नहीं लिखी है, इसको निकाल के लिख लेना या तो याद कर लेना है। और देखो बाकी ये लाइन टिक करो यहां से, फास्फोलिपिड कंटेन ए फास्फोराइलेटेड, क्या लिखा है? ये लिखा है पीछे? नहीं लिखा है। ये भी लाइन अंडरलाइन करो। चलो ये अंडरलाइन करो। क्वेश्चन कहेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल फाउंड इन द लिविंग सिस्टम? क्या आंसर दोगे? 4 दोगे? 4 दोगे तो अगले साल फिर दोगे हैं? कितने दोगे?
3 लिखा है ना, 3 यहां। फिर आगे लिखा है लिपिड बिकॉज ऑफ देयर, ये मजबूरी में कहाँ आ गया है, ये मजबूरी में कहाँ आ गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये सब पॉलीमर होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यहाँ कुछ खास बात नहीं है। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, पहले से पता है, ये भी सही लिखा है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में हियरार्ची ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टररी। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं मिल रहा है, जैसे मिलेगा बताएंगे। मेनी ऑफ देम आर एंजाइम, एंटीबॉडी, रिसेप्टर, हार्मोन, कोलाजन, ये सब चीज़ आपका लिखा है। एंजाइम, कैटलाइज, बायोकेमिकल रिएक्शन, सब कुछ वैसे ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन एक टिक कर लो, ये लाइन अच्छी है, क्योंकि ऐसे लिखा नहीं, पीछे ऐसे नहीं लिखा है। एंजाइम लोअर करता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और इनहांस करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, चलो जरा थोड़ी देर ये पढ़ लो फिर से, लास्ट लाइन ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हजारों एंजाइम हैं, आइसोलेट हैं, पढ़े गए। एंजाइम क्लासिफाइड किए गए डिफरेंट ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। हाइलाइटर निकालो, हाइलाइटर निकालो भाई। कितने क्लास, 6 क्लास, और ईच में कितने सब क्लास, नेम ये अंडरलाइन कर लो। अकॉर्डिंग टू कितने, 4 डिजिट नंबर, और 4 डिजिट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या बताएगा, बता चुके हैं। पहला कौन सा है, ये क्रम नहीं चेंज करोगे। एंजाइम जो कैटालाइज करे क्या, ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया। दूसरा कौन सा है, ट्रांसफरेज, ये ट्रांसफर करेगा ग्रुप, बस किसको छोड़ के, हाइड्रोजन बिटवीन सबस्ट्रेट, जैसे ये ग्रुप यहां से कहां चला गया, इसके पास। ये तीसरा है कैटलाइज क्या, हाइड्रोलिसिस, बस बांड बताओ, आराम से बोलो, तेज बोलो, तेज, कौन सा, ईस्टर, और 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 लाइएज में एंजाइम दैट कैटलाइज, ये भी क्या कर रहा है, ये रिमूवल ऑफ ग्रुप है, यहां अंतर है दोनों में, बस कैसी मैकेनिज्म, तो अदर देन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो, क्या, लिविंग डबल बॉन्ड। देखो यहां डबल बॉन्ड बन गया। आइसोमरेज में ऑल एंजाइम कैटलाइज, कौन कौन से, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, और लाइगेज में क्या है, एंजाइम कैटलाइज लिंकिंग टुगेदर 2 कंपाउंड। अब कौन कौन से जोड़ोगे, तो कार्बन, 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 फास्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ 1 या, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंजाइम है जिसमें क्या मिलेगा, कहोगे क्या, क्या कहोगे, को फैक्टर बाउंड टू द एंजाइम, जो क्या करेगा, एंजाइम को कैटालिटिकली क्या करेगा, एक्टिव करेगा। इन दीज इंस्टेंस प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को कहोगे क्या, 3 काइंड ऑफ को फैक्टर, कौन कौन से, प्रोस्थेटिक, ये इतना पैराग्राफ किसका है, और ये किसका है। प्रोस्थेटिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फैक्टर, किस मामले में, तो ये हाईलाइट कर लो बेटा, ये हाईलाइट कर लो, क्या है, टाइटली बाउंड करेगा, किससे, एपो एंजाइम। एग्जाम्पल, एंजाइम का नाम, जो करता क्या है, ब्रेक डाउन करता है, किसका, किसमें, इसके लिए हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और ये पार्ट किसका है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। फिर देखो, कोएंजाइम आर, ये क्या है,
लेकिन इनका एसोसिएशन कैसा है एपो एंजाइम से, ये क्या लिखा है, ये हाईलाइट कर लो, ये क्या है, ओनली ट्रांजिएंट अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। कोएंजाइम क्या करते हैं, कोफैक्टर का काम करते हैं। ये अंडरलाइन करो, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन, कौन सी विटामिन, तो देखो अगर कोएंजाइम ले लो कौन सा, NAD ले लो या NADP ले लो, तो क्या चाहिए, नियासिन। इतना हाईलाइट कर लो। ये बहुत सारे एंजाइम हैं जिनको क्या चाहिए, लेकिन ये क्या बनाएगा, कौन सा बांड, हाईलाइट करो ये वाला, कौन सा बांड, कोऑर्डिनेट बांड। किससे बनाएगा, साइड चेन से बनाएगा। किससे बनाएगा, साइड चेन। और कहाँ, एक्टिव साइट। और उसी समय किससे बनाएगा, सबस्ट्रेट से। टिक कर लो। जिंक किसके लिए है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, नाम क्या, ये लाइन हमने यहाँ लिख दी थी ऊपर है, ठीक है। ये लाइन एसर्शन रीजन के लिए है, ये दोनों लाइन है। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस व्हेन कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम एंजाइम, ये क्या हो गया, एसर्शन हो गया। तो ये रीजन, दे प्ले क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्लियर। तो ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। शाम को टेस्ट देंगे, अगले दिन से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अब आपके दो चीज़ें, जो भी वीडियो होगा वो भी ऐप ही पे मिलेगा, और जो PDF होगी वो भी ऐप पर मिलेगी। क्लास का सारा कंटेंट आपको ऐप पे मिलेगा आपके बैच में। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए वो डाउनलोड कर लें, बैच में सही ऐड हो लें, उसी पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, जाओ।